नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआईआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल आपके यूपीएससी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग या फिर अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाता है या उसके पीछे के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपका जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर वंस के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए, तो उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे ना केवल वो भी इस फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकें, बल्कि कहीं ना कहीं क्या हो, हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको भी ग्रोथ हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि आखिर में बात क्या की जा रही है। जो बात हो रही है यहाँ पे, तो हुआ क्या है कि अभी यूपी में हो सकता है अगले 1-2 साल में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, इस टाइम पे यूपी के अंदर क्या है, कौन कौन से एयरपोर्ट अब चालू कर दिए गए हैं। तो अभी एक ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट चालू किया गया, काफ़ी चर्चा में, वो है कुशीनगर का एयरपोर्ट, ये चालू कर दिया गया है। इससे पहले आपको बताना चाहिए अमौसी का एयरपोर्ट है जो कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। तो ये चालू हो चुका है। उसके अलावा बात की जाएगी बाबतपुर एयरपोर्ट जो कहाँ पे है, वाराणसी में चालू किया गया है। अभी 2 प्रस्तावित है, वो कहाँ है, जेवर एयरपोर्ट नोएडा के अंदर और श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना 5 एयरपोर्ट होंगे, जिसमें से अमौसी, कुशीनगर और बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी चालू है, जेवर और श्री राम अभी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर कौन कौन से, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। पूर्वी यूपी का हवाई अड्डा चुनावी राज्य में, क्योंकि इस टाइम आपको पता होना चाहिए कि अगले कुछ ही महीने में यूपी में चुनाव होने वाला है। इस तरीके से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो चुका है, ठीक है। तो तीसरा तो ध्यान रखने का, अमौसी, बाबतपुर और कुशीनगर चालू हो चुके हैं, और ये जो जेवर और श्री राम है ये प्रस्तावित हैं, ये भी हो जाएंगे। तो इस तरह से यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे, ठीक है। ये जो तीसरा हवाई अड्डा है मुख्य रूप से बौद्ध पर्यटन सर्किट है उसकी सेवा के लिए बनाया गया है। इसमें भिक्षुओं और गणमान्य व्यक्तियों को लेकर श्रीलंकाई एयरलाइंस की उड़ान हवाई अड्डे पर सबसे पहली बार यहाँ उतरी है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट जो वहां पे था उसका नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो आप बात करें, देखेंगे आज मणिपुर आखिर कहाँ पर स्थित है और किस वजह से इस टाइम पे इसका नाम ही किया गया है। यूपी में जो हरदोई जिला है उसके विधायक नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इनके कार्यकाल में मुश्किल से 5 महीने बचे हैं तब उनको उपाध्यक्ष चुन दिया गया है। तो आज देखेंगे कि सदन के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या कार्य वो करते हैं। गोवा के जो सीएम हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से बोला है कि यहाँ पर कि भूमिपुत्र विधेयक राज्यपाल को नहीं भेजा जाएगा। तो देखेंगे गोवा में ऐसा कौन सा विधेयक, भूमिपुत्र विधेयक में क्या खासियत है जो इस टाइम पे चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिकी, भारत, इजराइल और ईयू के विदेश मंत्रियों का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था, और जब बैठक उनकी कंप्लीट हो गई उसके अंत में 4 राज्य हैं, अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। इन राष्ट्रों ने अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में और अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच बनाने की सहमति पर ये राजी हो गए हैं, जिसको नया क्वाड बोला जा रहा है। इससे पहले आपको बता दीजिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक क्वाड बना रहे थे। अब इन 4 देशों के साथ भारत, अब इन 4 इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात मिलकर एक नया क्वाड बनाने की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज नेबुला स्काई डिस्क के बारे में, अर्थ शॉट पुरस्कार के बारे में, अब बात करेंगे भास्कर बड़ा के बारे में, भास्कर बड़ा आखिर है क्या, इस चीज के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीएस पेपर लिंक से, जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है। बाकी अगर आप टॉपिक आता है भारतीय सांस्कृतिक प्राचीन से आधुनिक काल तक कला के रूपों में, उसके साहित्य में, उसके वास्तुकला के प्रमुख पहलू क्या क्या थे, उनको क्या क्या विशेषताएं थी, उसमें कोई टॉपिक आएगा तो ये इतिहास से संबंधित है। कुशीनगर एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, अब इसको क्या किया गया है, इस पे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू किया गया है। सबसे पहले अगर आपको बता दें तो कुशीनगर कहाँ पे स्थित है, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित ये वाला है जिला। लुम्बिनी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बौद्ध जी का यहाँ जन्म हुआ था। फिर कुशीनगर की बात आएगी, बोध गया की, सारनाथ की, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, लुम्बिनी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात ये इनको मोक्ष प्राप्त हुई थी, इनके यहाँ पे मौत हुई थी। तो कुशीनगर का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बात की देखी जाए तो बौद्ध जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कुशीनगर, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण परम मोक्ष अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया था। आज के कुशीनगर की पहचान प्राचीन
मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा से होती है। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कुशीनगर का प्राचीन नाम क्या है, कुशीनारा, ये किस राज्य की राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जो कि ईसा पूर्व छठी से चौथी शताब्दी के 16 महाजनपद थे उनमें से एक था। तो उस टाइम पे जब महाजनपद 16 थे उनमें से एक था कुशीनारा का मल्ल गणराज्य। ठीक है, यह क्षेत्र मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन और पालों के राज्यों का हिस्सा बना रहा है। कुशीनगर में पहली खुदाई किसने कराई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां पे अगर क्वेश्चन आए किसी ने पहली खुदाई कराई थी, वो कराई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। साथ ही साथ ACL कलाइकल ने भी की थी, जिन्होंने 1876 में मुख्य स्तूप और 6 मीटर लंबी रेक्लाइन बुद्धा की मूर्ति का पता लगाया था। ध्यान रखना, यहाँ पर कुशीनगर की पहली खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने चालू करवाई थी। ठीक है, उनके साथ नाम था ACL कलाइकल। कुशीनगर भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां पर बुद्ध को लेटे हुए रूप से चित्रित किया गया है। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए किस निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर इनको मोक्ष प्राप्त हुई थी इसलिए इनकी लेटी मूर्ति बनाई गई थी। तो ये कहाँ पे है? कुशीनगर के अंदर। ठीक है, ये लेटी हुई मूर्ति आपको देख रहे होंगे। अगर इनका देखें कि अभी जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, इसका क्या महत्व है, इस स्टेप से क्या फायदा मिलेगा? तो जबकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है, और 8 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से 7 कहाँ के अंदर है? भारत के अंदर है। फिर भी हमारे देश में दुनिया भर के जितने बौद्ध तीर्थ यात्री हैं उनमें से केवल 1% हमारे पास ही हिस्सा है, उससे भी कम है, बल्कि ज़्यादातर बौद्ध धर्म मानने वाले विदेशी हैं। तो सरकार ने एक जागरूकता है कि पर्यटन बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति का प्रमुख कारण है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि अगर बौद्ध धर्म नहीं है तो उसका मेन रीजन क्या है? यहाँ पे टूरिज्म की अच्छी तरीके से यहाँ पे, साथ ही साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही से यहाँ पे नहीं किया गया है चालू, जिससे भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड से लगातार हार रहा है। यहाँ पर क्या है? बुनियादी ढांचे नहीं है, इसलिए इनका सही से विकास नहीं हो पा रहा है। तो अब ऐसी आशा की जा रही है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं भारत में बौद्ध पर्यटन को आकर्षित करने में सक्षम होंगी, और न केवल ये राजस्व को बढ़ावा देंगी बल्कि कहीं ना कहीं क्या होगा, रोजगार के सृजन को भी ये बढ़ाएंगी। इसलिए नवीनतम कदम जो कराए गए हैं भारत में इनका विकास करने के लिए, तो देश को महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगर आपको देखें बौद्ध सर्किट की जो बात की जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखिए कि यहाँ से स्टार्ट होगा लुम्बिनी कपिल बस से, जहाँ इनका जन्म हुआ, वहाँ से कुशीनगर, कुशीनगर से कशीनारा, फिर वैशाली, वैशाली से नालंदा, राजगिरी, बोध गया, फिर आप चले जाएंगे यहाँ पे सारनाथ वाराणसी के अंदर, और यहाँ पे श्रावस्ती, श्रावस्ती के अंदर क्या है, यहाँ पर ये सारे इनके जो इंपॉर्टेंट स्थान है, यहाँ पे बौद्ध जी ने यहाँ पे अपने आप को भ्रमण किया है, कहीं पे ज्ञान दिया है, कहीं पे मोक्ष मिला है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्योंकि मणिपुर कर दिया गया है, तो देखते हैं माउंट हैरियट क्या इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके आधुनिक भारतीय इतिहास के 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, अंडमान निकोबार का आपको पहले मैप देखना चाहिए। तो भारत में अगर आप जब जाएंगे बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पे क्या है, एक ऐसा एक लंबी ऐसी श्रृंखला है, ये इसमें इस श्रृंखला को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 11 डिग्री नॉर्थ लाइन यहाँ से ही निकलती है, ये 72 ईस्ट में बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो ऊपरी जो हिस्सा है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, इस चीज को नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है, तो इस यहाँ पर ही क्या है, इस जगह जो बात की जा रही है यहाँ पर क्या है, माउंट हैरियट जो पहले था उसका नाम चेंज किया गया। तो देखते हैं इसको डिटेल में अगर बात करें, तो आप देखिएगा जब एशिया में आएंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आपको आइलैंड, और आइलैंड को जूम करते हैं तो अंडमान निकोबार ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। जब इसको और जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो जो ये वाली जगह है ये, इसमें देखिए आप यहाँ पर सेंट्रल पीक है नॉर्थ अंडमान में, हैवलॉक आइलैंड यहाँ पे है, और ये जो जगह है इसी ये है माउंट हैरियट, जिसको साउथ अंडमान का हिस्सा है, और यहीं पे रटलैंड है और लिटिल अंडमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैवलॉक और सैंडल पीक भी इसी के अंदर है। तो जो माउंट हैरियट है इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इसको माउंट हैरियट का नाम बदलकर मणिपुर से क्या संबंध है। तो हुआ क्या था, 1891 में क्या हुआ, अंग्रेजों और मणिपुर के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो उस टाइम वहां के महाराजा थे कुलचंद ध्वज सिंह। तो कुलचंद्र जो ध्वज सिंह थे, इनके सहित कई मणिपुरी जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उनका क्या हुआ, हारने के बाद क्या कर दिया गया, उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रिटिश दंड कॉलोनी में क्या किया है, उनको भेजा गया था। जब मणिपुर में युद्ध हुआ, जब वो लोग हारे तो हार के उनको कहाँ भेजा गया, इस जगह पे भेज दिया गया पे अंडमान पे। ठीक है, चूंकि सेलुलर जेल जिसको बाद में बोलते हैं ना काला पानी सजा हुई, तो उस काला पानी का उस टाइम अभी निर्माण होना बाकी था, इसलिए कुलचंद और जो अन्य कैदी थे उनको माउंट हैरियट पे रखा गया था। जबकि अब दक्षिणी अंडमान जिले के फेरगुंज जिले की तहसील पर एक पहाड़ी है। ठीक है, ये दक्षिणी अंडमान का हिस्सा मैंने आपको बता दिया, ये दक्षिणी अंडमान है, और इसका यहाँ पे कौन सा है, जिले का नाम है फेरूगंज, वहाँ की तहसील है। ठीक है, तो उस टाइम पे सेलुलर जेल का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए वो काला पानी को सजा दी गई थी। तो काला पानी सजा के लिए उनको क्या किया गया था, यहाँ पे भेजा गया था माउंट हैरियट पे।
तो अब देखते हैं 1891 का जो अंग्रेजों के बीच और मणिपुर के बीच में जो ये युद्ध हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन थे, क्या नेतार थे। तो मणिपुर के इतिहास में इसको एक काफी महत्वपूर्ण युग माना जाता है, जिसमें एंग्लो मतलब अंग्रेज और मणिपुर का युद्ध 1891 में 1 महीने से अधिक समय तक चला, और जो मणिपुर और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। इस लड़ाई की मेन रीजन क्या था कि मणिपुर के महल में क्या हुआ, तख्ता पलट होना वहां पे हुआ था, होना शुरू हो गया था, क्योंकि 1891 तक क्या था, यहाँ पर आंतरिक गुटबाजी हो गई थी। और आंतरिक गुटबाजी का क्या किया, तो शाही परिवार के अंदर वहां पे जो राजकुमार लड़ाई लड़ रहे थे, उनका फायदा उठाया ब्रिटिश सरकार ने, और इस आंतरिक कलह का फायदा उठाकर उन्होंने वहां से युद्ध किया। और इस युद्ध के महत्व की बात की जाए तो कई लोग कहते हैं कि युद्ध को ब्रिटिश प्रतिष्ठा के लिए एक आघात के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे जीत तो गए थे, लेकिन जीत के साथ साथ उनके जो 5 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उनकी उनकी वहां पे मृत्यु हुई। भारत में इसे 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामान्य विद्रोह का हिस्सा माना जाता है। इस युद्ध के कारण मणिपुर आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश ताज के अप्रत्यक्ष शासन के तहत अब एक रियासत बन गया था। तो मतलब भले भी यहाँ पे मणिपुरी वाले हारे, उनको यहाँ निर्वासित कर दिया गया फतेह चंद जी को। और हुआ क्या कि अंग्रेजों को भले जीत मिली, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत कुछ खो दिया था। माउंट हेरियट के बारे में बात की जाए, आपने देख ही लिया माउंट हेरियट क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो ब्रिटिश राज के दौरान मुक्त आयुक्त के ग्रास जो जब गर्मियां पड़ती थी, तो वहां पर क्या करते थे, मुख्यालय का काम करते थे। यहाँ पे क्योंकि मौसम थोड़ा अनुकूल रहता था उनके हिसाब से, वो यहाँ पे आने के लिए गर्मियों में आ जाते थे। तो ऐसा माना जाता है इनका नाम ब्रिटिश कलाकार और फोटोग्राफर हैरियट क्रिस्टीना टैडलर के नाम पर रखा गया, जो भारतीय उस टाइम पे जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसमें सेवा करने वाले एक सैनिक रॉबर्ट क्रिस्टोफर टैडलर की पत्नी थी। तो हैरियट क्रिस्टीना टैडलर जो उस टाइम पे फोटोग्राफर थी, उनके नाम पर इसका नाम माउंट हैरियट रखा गया। अब क्योंकि हमें मणिपुर वाले स्वतंत्रता आज़ादी के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़े थे, उनका नाम माउंट हैरियट का नाम मणिपुर रख दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि माउंट मणिपुर क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक के बारे में। जीएस पेपर है यूपीएससी का, कहीं ना कहीं एनपीएससी एग्जाम भी इससे ऐसे ही रिलेटेड होंगे। तो बात करेंगे सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है उस तरीके के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में नितिन अग्रवाल जो कि हरदोई के विधायक हैं, उनको उपाध्यक्ष चुना गया है। तो क्योंकि चुनावी वर्ष भी है यूपी में, तो अगर टॉपिक का लिंक देखें तो विभिन्न संवैधानिक जो पद हैं उन पर नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, कार्य क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसके बारे में टॉपिक लिंक करेंगे। ये है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। अब देखते हैं कि ये कैसे चुने जाते हैं। तो ये आर्टिकल ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके संविधान में लिखे हुए हैं। तो लोकसभा के लिए अगर अध्यक्ष चुनना हो, यानी कि तो आर्टिकल 93, और राज्य विधानसभाओं के लिए अगर चुनना हो तो आर्टिकल 178 में ये बात कही गई है कि सदन जितनी जल्दी हो सके अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। ठीक है, यानी इसमें बोला गया है नेक्स्ट में जितनी जल्दी आप कर सको उनका चुनाव करिए। तो ये आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 की बात है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रपति, राज्यपाल अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक तिथि निर्धारित करते हैं, और यह अध्यक्ष होता है जो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। मतलब अगर लोकसभा में अध्यक्ष कब चुना जाएगा उसकी डेट कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। राज्य की विधानसभाओं में कब चुनाव होगा उस अध्यक्ष का, उसकी डेट डिसाइड करेगा राज्यपाल। और जब अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो ये अपने उपाध्यक्ष के लिए डेट का निर्धारण करेंगे। तो संबंधित सदनों में जितने विधायक होते हैं वो इन कार्यालयों में आपस में किसी ने एक को चुनने के लिए मतदान करते हैं। तो इसके जो विधायक होते हैं जिनसे लिंक होते हैं वो क्या करते हैं, इनके चुनाव करने के लिए मतदान करते हैं। तो इसमें ये बात कही डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष का होना क्या अनिवार्य है। तो संवैधानिक विशेषज्ञ ये बात बताते हैं कि क्योंकि आर्टिकल 93 और 178 में ये होगा, दोनों ये लिखा होगा जितनी जल्दी हो सके दोनों को चुनें। इस शब्द का उपयोग करते हुए ये दर्शाता है कि न केवल अध्यक्ष बल्कि उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है, इसे जल्द ही जल्द होना चाहिए। ठीक है ना, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इलेक्ट करिए। इसलिए आर्टिकल 93 और 178 के अंदर ये भाषा अपने आप इसमें छुपी हुई है कि इनका चुनाव अनिवार्य है। अगर देखें इनकी भूमिकाएं क्या होती हैं, तो अध्यक्ष क्या करता है, सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह इसकी सामूहिक आवाज का रिप्रेजेंटेशन करता है, और जब भी बाहरी दुनिया की कोई बात आती है, सदन के बारे में बात की जाती है, तो उसका कौन रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष सदन की कार्रवाई और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उनकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष को ये निर्णय लेने का पूरा हक होता है कि अगर कोई विधेयक वहां पे पटल पे लाया जाता है तो वो डिसाइड करने में उसका हकदार होता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या उससे बाहर है। ये इसका निर्णय कौन लेता है, अध्यक्ष लेता है। तो आमतौर पे ये बात अब इस टाइम पे चल रही है कि जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन लोकसभा के अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कुल पिछले कुछ वर्षों में ये भिन्न हो रही है। वो कई बार होता है कि विपक्ष का एक सदस्य उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो संविधान ने भारत की संचित निधि पर अपना वेतन वसूल कर अध्यक्ष की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह संसद के मतदान के अधीन नहीं है। मतलब कि अब क्या है, कोई भी अगर निधि है वो भारत की संचित निधि में शामिल हो जाती है तो फिर भारत सरकार उसको पेमेंट करती है,
उस पर सदन में कोई कार्रवाई या वोटिंग नहीं होती है। किसी विधेयक पर बहस होनी है या सामान्य चर्चा के दौरान जितने भी संसद के सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी संबोधन करेंगे वो अध्यक्ष को करते हैं। इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो आमतौर पर अगर एक बार इनका निर्वाचन हो जाता है, उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदन जब तक बना रहता है, यानी जब तक उनका नई चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो क्या करते हैं, उसके सदस्य पद पर बने रहते हैं। लेकिन फिर भी आर्टिकल 94 और विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 179, तो ठीक है। इनके लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एक इनके चुनाव के लिए 93 और 178 हैं, और इनको अगर आपको हटाना है और उसकी अगर बात की जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आर्टिकल 94 और 179 के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं या राज्यसभा के सदस्य, अगर विधानसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो अपना पद क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। किसी तरीके से उनका निर्वाचन निरस्त होता है, क्योंकि वो जब उनका निर्वाचन निरस्त हो जाएगा तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। और दूसरा ये हो सकता है वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, और इस्तीफा जब भी देंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देता है, तब सदन के सभी तात्कालिक या फिर क्या हो कि अगर उन्हें हटाना हो तो जितने जो भी सदन है, विधानसभा या लोकसभा, उस टाइम पे जितने लोग प्रेजेंट होते हैं और उनमें से अगर उनका तत्कालीन सदस्यों की टोटल संख्या से अगर वोटिंग हो, और वो अगर मान लीजिए टोटल संख्या आपकी 100 है, तो अगर 51 वोट उनके विपक्ष में चले जाएं तो अगर प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगर देखें कि जो उपसभापति मतलब है वहाँ पे उपाध्यक्ष है, सॉरी, या उपसभापति तो वहाँ पे राज्यसभा में होता है, तो उपाध्यक्ष है या डिप्टी स्पीकर, इनकी शक्तियों की अगर बात की जाए तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते समय जब भी अगर वो अध्यक्ष होगा तो उपाध्यक्ष के पास भी अध्यक्ष की समान शक्तियां होती हैं। अगर नियमों की बात की जाए तो अध्यक्ष के सभी संदर्भों को उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में माना जाता है जब वह अध्यक्षता करते हैं। मतलब इसका ओवरऑल क्या है, जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष की जगह बैठते हैं तो सारी शक्तियां उनको अध्यक्ष वाली मिल जाती हैं, जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। अगर बात की जाए कि समय सीमा जो इन्होंने बोला जितना जल्दी हो सके उसके लिए समय सीमा निर्धारित क्या कहीं पर हुई है, तो संविधान ने उन इनके चुनाव करने के लिए जो समय सीमा का निर्धारण है और वोटिंग कैसे होगी उसका जो प्रोसीजर है वो सदन के ऊपर छोड़ दिया था। इनको चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे यह तय करने के लिए अब इनको विधायकों को उनको अधिकार दिया गया था। इसी को देखते हुए हरियाणा राज्य ने और उत्तर प्रदेश राज्य ने एक समय सीमा निर्दिष्ट की है, क्योंकि अगर हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के अंदर अध्यक्ष का चुनाव जितना जल्द हो सके उतना जल्द होने होता है, उसके बाद 7 दिन के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। नियम इसमें यह भी संकेत करता है, अभी ये निर्देश देता है कि यदि इन कार्यालयों में बाद में कोई रिक्तियां होती हैं या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की कोई रिक्ति होती है तो इसके चुनाव के लिए विधायिका के अगले सत्र जब भी होगा उसके 7 दिनों के भीतर उनका चुनाव करना आवश्यक है। अगर यूपी की बात की जाए तो विधानसभा के कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष का यदि पद रिक्त हो जाता है तो उसके चुनाव की 15 दिन की सीमा होती है, 15 दिन के अंदर एक नया अध्यक्ष चुन के लाइए। और उपाध्यक्ष के मामले में जब भी चुनाव की तारीख अध्यक्ष जो तय करता है उसके बाद रिक्तियां भरने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, कि अध्यक्ष के लिए 15 दिन और उपाध्यक्ष के लिए 30 दिन का समय इसमें दे दिया जाता है कि आप उनका चुनाव कर लीजिए। तो ये ऐसी एक जो वहाँ पे कोर्स मतलब नियम बनाए गए हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे गोवा के भूमिपुत्र विधेयक के बारे में, क्योंकि गोवा के जो सीएम है इस टाइम पे प्रमोद सावंत, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब इसको राज्यपाल के पास नहीं भेजा जाएगा। ये टॉपिक लिंक देखें तो ये विभिन्न क्षेत्रों के विकास में सरकार की क्या नीतियां होती हैं, उन्होंने क्या डिजाइन किए हैं अपने विधेयक और उनको क्या कैसे हस्तक्षेप किया है, उनसे कार्यान्वयन से होने वाले कौन से मुद्दे हैं। तो देखते हैं कि गोवा जो भूमिपुत्र अधिकरण जो है जो उन्होंने बात कही थी नियम बनाने के लिए, तो इसे वर्ष 2021 को 30 जुलाई को गोवा विधानसभा में पारित कर दिया गया था। तब से वहां पर क्या हुआ है, एक राजनीतिक तूफान का एक केंद्र बन गया है कि भूमिपुत्र अधिकार विधेयक है जो गोवा में, उसको लगातार दिक्कतें आ रही हैं। तो उसमें हुआ क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या था, अगर गोवा में ऐसे लोग जो कम से कम 30 वर्षों से गोवा के अंदर रह रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भूमिपुत्र का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 1 अप्रैल 2019 से पहले बनाए गए 250 वर्ग मीटर तक के अपने घर का उन्हें स्वामी बना दिया जाएगा। इससे क्या हुआ है कि जो कार्यकर्ता है नाराज है, उनका ये कहना है इससे राज्य की जो आदिवासी आबादी है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि अगर कोई अवैध रूप से वहां पर पिछले 30 या 35 सालों से रह रहा है तो अब क्या होगा, वो उसका हिस्सा बन जाएगा। ये वहां पर जो आम पब्लिक है उनको ये दिक्कत आ रही थी, तो भूमिपुत्र विधेयक के ऊपर ये दिक्कतें आ रही थी। तो ध्यान रखना, भूमिपुत्र अधिकार विधेयक अगर बात है किस राज्य ने बनाया था या किसने प्रस्तावित किया है, वो है गोवा। इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नए क्वाड के बारे में, जो कि अमेरिका, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर टॉपिक का लिंक देखें, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और उससे भारत से जुड़े समझौते क्या हैं, हित क्या हैं और इससे भारत के कौन से हित प्रभावित होंगे। तो ये एक बात कही है, हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तो इन 4 लोगों ने वर्चुअल मीटिंग की और मीटिंग के अंत में इन्होंने क्वाड बनाने के ऊपर संभावना व्यक्त की है। इस समूह की अगर बात की जाए तो जो
क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग है, अर्थात चतुर्भुज सुरक्षा जो वार्ता है, उसकी तर्ज के समूह को पहले ही एक नया क्वाड या मध्य पूर्वी क्वाड इसका नाम करार दिया गया है। इसके अगर देखें ये फोकस क्या करेगा, तो ये समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच होगा, जो कि इन 4 देशों के बीच अर्थात भारत, अमेरिका, इज़राइल और यूएई के बीच में जो भी आर्थिक या फिर राजनीतिक संबंध हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो मध्य पूर्व को स्थिर रखने में शामिल जो देश हैं, उनके अधिक सहयोग के लिए ये समूह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने मध्य पूर्व में जो वहाँ पे अशांति लगातार फैली रहती है, वहाँ शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, इनका होना अति आवश्यक है। अगर हम बात करें कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अर्थात चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के साथ अगर उसकी तुलना करें, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक रणनीतिक संवाद की एक पहल है, उसके बारे में बात की जाए तो ये वार्ता 2007 में दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती चीनी आक्रामकता के जवाब में शुरू की गई थी और इसके साथ ही आधुनिक युग के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यासों में से एक जो मालाबार अभ्यास होता है, वो भी इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखना, ये लोग मालाबार अभ्यास भी करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने वार्ता से हाथ खींच लिया था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो चीन के अगर इनके साथ जाएगा तो चीन के साथ जो अपने आर्थिक संबंध हैं, उनके दबाव बढ़ जाएंगे। लेकिन जब चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी एक नई बोली दी, एक नई टॉनिक दे दी, तो ऑस्ट्रेलिया को लगा कि चीन किसी का सगा नहीं, तो हमारा क्या होगा। तो ये दोबारा से 2017 में ऑस्ट्रेलिया फिर इसमें शामिल हो गया। अगर इस नए क्वाड की अगर आवश्यकता और महत्व की बात की जाए, तो ये 4 देशों के पास न केवल अपनी टेक्नोलॉजियाँ हैं, क्षमताएं हैं, उसके अलावा उनका अपना नॉलेज है, आधुनिक तकनीक है, अपना एक्सपीरियंस है। तो ये क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव, इनका एक अनूठा सेट है जिसका उपयोग करके और सहयोग करके एक नया नेटवर्क बनाने में उपयोग करेंगे। इसमें कहीं न कहीं आपको पता होना चाहिए, इज़राइल के पास बहुत ही अच्छी काफ़ी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, भारत के पास काफ़ी अच्छी जनसंख्या है, यूएई के पास अपने बहुत सारा मनी है और आपको पता है सुपर पावर अमेरिका तो है ही। तो जब एक साथ आएँगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ इसमें क्या है, इनके कई भी हित हैं जो इन देशों के आपस में सुपरलैप हो जाते हैं, अतिव्यापी हो जाते हैं, जिससे खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में, जलवायु के क्षेत्र में और व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में इनके आपस में हित शामिल होते हैं, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो हो सकता है ये नया क्वाड प्रारूप इन देशों को, इन क्षेत्रों को और विकसित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। आइए बात करते हैं नेब्रा स्काई डिस्क के बारे में। तो ये डिस्क देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाई हैं, इनको आप गौर से देख लीजिए। इनके बारे में 1, 2, 3, 4, 5 फिर छोटी-छोटी चीज़ें। तो नेब्रा स्काई डिस्क के बारे में देखते हैं है क्या। तो लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय के अंदर नेब्रा स्काई डिस्क नामक एक प्राचीन वस्तु को प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें सितारों का दुनिया का सबसे पुराना ठोस चित्रण यहाँ पे इसमें माना जाता है। लगभग 3600 साल पहले यानी 3600 साल पहले जर्मनी में नेब्रा के पास डिस्क को 2 तलवारों, कुल्हाड़ियों, 2 सर्पिल आर्म रिंग और 1 कांस्य छेनी के साथ दफनाया गया था। ऐसा माना जाता है इन वस्तुओं को दफनाने को देवता को समर्पित माना जाता है। तो इसका प्रदर्शन अब लंदन म्यूजियम करने वाला है, इसका नाम है नेब्रा स्काई डिस्क और ये 3600 साल पुरानी है। बात करेंगे अर्थ शॉट पुरस्कार के बारे में। द अर्थ शॉट जो प्राइज आप देख रहे हैं, तो आप जो इतने चित्र देख रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ है, इन लोगों को इस टाइम मिलने वाली बात कही गई है और इसमें से एक भारतीय भी है। इनको आप गौर से देख लीजिएगा। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल 4 हो गए, ये 5, 2 मिलकर ये इन्होंने 5 मार्क, तो ये 5 लोगों को दिया गया है अर्थ शॉट प्राइज। और शॉट प्राइज के बारे में बात की जाए तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो ये इंसान है कौन, ये है विद्युत मोहन। इन्होंने फ्यूल फ्रॉम वेस्ट से मतलब कि इन्होंने क्या किया है, जो बेस्ट चीज़ें हैं उनसे क्या किया गया है, इन उत्पादन करने में इन्होंने सफलता हासिल की है। दिल्ली वेस्ट फर्म है टकाचार बोन द अर्थ शॉट प्राइज इन द क्लीन आवर एयर प्रोग्राम के कैटेगरी के तहत हमारी वायु को शुद्ध करने की कैटेगरी में इनको ये अर्थ शॉट प्राइज मिला है। इट्स टेक टू क्रिएट फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स फ्रॉम द एग्री वेस्ट, यानी जितना भी कृषि के अंदर जो भी वेस्ट है उससे इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने न केवल यहाँ से ईंधन उत्पन्न किया है बल्कि उर्वरक और साथ ही साथ अदर जो अन्य रासायनिक हैं उनको इन्होंने उत्पन्न किया है। तो तकाचर को फाउंडर कौन है, विद्युत मोहन है। उनका ऐसा कहना है ये जो अवार्ड मिल रहा है उनको ये क्या करेगा, इनकरेज करेगा, इनको योग्य बनाएगा, जिससे क्या हो कि उनके और जो इसका सोल्यूशन है उसको क्या हो वर्ल्ड वाइड फैल सके। साथ ही साथ क्या करेगा, इनका जो अपना विजन है उसको इन्होंने क्या किया जाएगा, जो एयर पोल्यूशन को इन्होंने करने के लिए, इन्होंने कम करने के लिए इन्होंने बनाया है, उसमें और इसको ताकत मिलेगी। तो अगर इसके अर्थ शूट अगर प्राइज की बात करी जाए तो इको ऑस्कर के रूप में इसको डब किया गया द अर्थ शॉट पुरस्कार। ये प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार। ध्यान रखना, जो प्रिंस विलियम कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, और रॉयल फाउंडेशन यानी वहाँ के जो राजा लोगों का जो फाउंडेशन है उसके द्वारा द अर्थ शॉट पुरस्कार स्थापित किया गया है, जो ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा स्थापित चैरिटी है। साथ ही साथ इतिहासकार
डेविड एटनबरो ने 2021 और 2030 के बीच में समाधान विकसित करने के लिए, साथ ही साथ जलवायु संकट से लड़ने के लिए 5 फाइनलिस्ट को सम्मानित करने के लिए घोषणा की है। इस पुरस्कार को 2020 में स्थापित किया गया था और 2021 का पहला वर्ष है जब फाइनलिस्ट को 5 संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों के जो लक्ष्य हैं, प्रकृति की बहाली, उसका संरक्षण, वायु की स्वच्छता, महासागर पुनरुद्धार, अपशिष्ट मुक्त जीवन और जलवायु कार्रवाइयों के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार किया जाएगा। इसमें भारत के विद्युत मोहन को जो तकनीक इन्होंने बनाई है ईंधन बनाने के लिए, जो कृषि का कचरा है उसका पुनर्चक्रण करता है। साथ ही साथ इसमें प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेताओं को नामित किया गया है। अगर इस पुरस्कार के बारे में बात कर दी जाए तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एक हुए हैं जॉन एफ कैनेडी, तो इनका फोटो आपने ये देख रहे हैं, ये हैं जॉन एफ कैनेडी। तो इन्होंने मून शॉट से इन्होंने प्रेरित इन्होंने अपना एक अवार्ड बनाया था मून शॉट, और मून शॉट को ही लेकर अब बनाया गया अर्थ शॉट बनाया गया है। क्योंकि इस टाइम मून शॉट में इन्होंने क्या किया गया था, जैसे अभी यहाँ पर 2021 से 2030 के बीच में बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन में सहायता करने के लिए, जिसमें कई चीजें शामिल की गई हैं। प्रकृति की बहाली और संरक्षण, वायु की स्वच्छता, महासागर पुनरुद्धार, अवशिष्ट मुक्त जीवन और जलवायु कार्रवाइयों के लिए। इसी तरीके से इन्होंने एक दशक के इन्होंने टारगेट रखा था, मून शॉट इन्होंने रखा था अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने। तो उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि एक दशक के अंदर यानी 10 वर्षों के अंदर चंद्रमा तक पहुंचने पर उन्होंने लक्ष्य का निर्धारण किया था। और अर्थ शॉट पुरस्कार इसी तरह के पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के लिए विकसित और प्रोत्साहित करने के साथ साथ समर्थन करने की उम्मीद करता है। तो इसके जो जनक माने जाते हैं मून शॉट के, कि इन्होंने पहुंचवाया था अमेरिका को वहां पर, तो इनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। अगर इस पुरस्कार की बात की जाए, ये 5 व्यक्तियों या फिर संगठनों को जो कि हमारे पृथ्वी के घेरे की समस्याओं के प्रभावशाली समाधान के साथ मिलकर आते हैं, उनको 1 मिलियन यूरो से सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन यूरो उनको रुपया मिलेगा। प्रत्येक वर्ष 5 विजेताओं का इसमें चयन किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टारगेट हैं, उन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए 2030 तक कुल मिलाकर कितना 50 मिलियन यूरो का पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि 1 मिलियन एक इंसान को मिलेगा, लगभग 12 करोड़ रुपए है, तो उसको क्या होगा, 12 करोड़ की डॉलर हो जाएगा शायद। तो इससे क्या होगा, एक तो टोटल 5 है, तो 5 को जब इनसे मिलेगा तो इसमें क्या सीन आएगा, क्योंकि इसमें एक को 1 मिलियन यूरो मिलेगा, तो इसमें होगा क्या, कुछ कुल मिलाकर 5 लोगों को 5 मिलियन यूरो मिल गया, और हर साल दिया जाएगा, तो 10 साल में 50 मिलियन यूरो इसमें इनाम दिया जाएगा। बात करेंगे भास्कर बड़ा के नाम पर, तो ध्यान रखना भास्कर बड़ा कोई आपकी ऐसा नहीं सामान बड़ा का छोटा भाई है या कोई खाद्य पदार्थ है, तो ध्यान रखना। तो असम सरकार के आधिकारिक कैलेंडर है भास्कर बड़ा, जिसको शक और ग्रेगियन युग के साथ अब जोड़ा जाएगा, तो ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट है, भास्कर बड़ा क्या है, एक कैलेंडर है जो कहाँ का है, असम का है, और इसको शक और ग्रेगियन हम लोग जो शक सम्मत बनाते हैं, और जो अंग्रेज लोग ग्रेगियन कार्ड वो कैलेंडर यूज करते हैं। जैसे शक में हमारा वहाँ पे ग्रेगियन युग में जनवरी फरवरी माह स्टार्ट होता है, शक में हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट क्या होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ऐसे वाले महीने। तो इसी तरह से असम सरकार ने भास्कर बड़ा को अब इसको अपनाने की बात की है। तो भास्कर बड़ा की बात की जाए, ये एक युग है जिसे 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक के स्वर्गारोहण की तारीख से गिना जाता है। तो भास्कर बड़ा तब शुरू होता है जब भास्कर बर्मन को कामरूप साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया था। वह उत्तर भारतीय शासक के समकालीन और राजनीतिक सहयोगी थे। तो ध्यान रखना, भास्कर बड़ा किसके रूप में स्टार्ट किया है, तो भास्कर बर्मन के नाम से स्टार्ट किया गया है, जो कि कामरूप साम्राज्य के शासक थे। ध्यान रखना, और ये कब की बात है, 7वीं शताब्दी की बात है, लगभग 600 से 700 ईस्वी तक की। ठीक है, तो ग्रेगियन या भास्कर बड़ा के बीच में तुलना की जाए तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, तो ग्रेगोरियन के विपरीत जहाँ एक दिन क्या होता है हमारे यहाँ पे, अब इस टाइम पे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाते हैं, तो नया दिन कब चालू होता है, 12 बजे AM, रात के 12 बजे चालू हो जाता है। जबकि असमिया कैलेंडर जो भास्कर बड़ा है, इसमें क्या होता है, 24 घंटे का दिन होता है। तो जब सुबह सूर्योदय होगा उस दिन चालू होगा, और अगले दिन सूर्योदय तक जो होगा वहां तक ये एक 24 घंटे का होता है इस टाइम। और हम लोग क्या करते हैं इस टाइम ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाते हैं जो 12 घंटे का, जो क्या होता है, जहाँ पे जो नया दिन होता है वो रात के 12 बजे शुरू होता है, और यहाँ पे क्या होगा, सूर्योदय के समय शुरू होगा। ग्रेगोरियन सौर चक्र से चालू किया जाता है। शक और जो भास्कर बड़ा है ये चंद्रमा से संबंधित है, और सौर वर्ष दोनों चरणों के आधार पर एक चंद्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, जो हमारे देश के शक संबंध वो भी क्या है, चंद्रमा के नक्षत्र देख के बात की जाती है, जिसने अब एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। लेकिन ग्रेगियन किसके ऊपर है, ये होता है सौर चक्र के हिसाब से किया जाता है। जैसे सौर, तो भास्कर बड़ा और ग्रेगियन के बीच में कितना अंतर है, 593 साल का अंतर है, इस बात का आप ध्यान रखना।
तो आप देखिएगा, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर यहाँ पे दिखाया गया है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है जनवरी से, पहला महीना जनवरी चालू होता है और एंड में दिसंबर खत्म होता है। यहाँ पर रात के 12 बजे के बाद क्या होता है, 12 AM हो जाता है और तब क्या होता है, एक नया यहाँ पे रात एक नया तारीख जुड़ जाती है, जबकि भास्कर बड़ा के अंदर कौन सी तारीख जुड़ेगी, वो जुड़ेगी सुबह जब सूर्योदय होगा। ठीक है, ये इसके अंदर है, तो ध्यान रखना। भास्कर बड़ा क्या है, किस्म का एक कैलेंडर है जिससे हम संबंध बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया जाता है। इसी के साथ जितने करंट अफेयर थे उनका एनालिसिस था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि इसके आपको PDF फॉर्म मिल जाए जिससे आप अच्छे से प्रिंट निकाल कर या अपने हिसाब से और अच्छे से रिपीट कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ईमेल एड्रेस को लिखिएगा, उस पे PDF आपको भेज दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तब भी आप लिखिएगा उसको सुधार करने का, या आप चाहते हैं इसमें कुछ चेंज किए जाएँ, वो चेंज अगर लॉजिकली होंगे तो पूरा प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके के और वीडियो और साथ ही साथ अन्य टॉपिक से जुड़ने के लिए आप मिलिए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा हथियार के साथ। मिलते हैं एक नए चैनल में, एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।